बहुत फर्क है, बहुत। जैसे इन्होंने बोला कि 27 नदियां आई, तो अभी सब रिवर पे ब्रिज आ गया है। और पहले कुछ भी नहीं था, रहने के लिए भी कुछ भी नहीं है। जब भी हम जाते हैं तो अभी खुद टेंट तभी बनाते और रहते थे। तो अभी सब जगह गेस्ट हाउसेस अच्छे आ गए हैं। इवन टेलीकम्युनिकेशन नहीं था, टेलीकम्युनिकेशन आ गया है। अभी मोबाइल चल रहा है, अब आपका खुद का मोबाइल भी चल रहा है। अभी बहुत सारी फैसिलिटी बढ़ गई। पहले जब हम जाते थे 93 में, तो कहीं बड़ा पहाड़ देखा जहाँ हवा नहीं लग रही है, उसके आगे हम लोग टेंट बना के रहते थे। क्योंकि खाना भी पकाना है तो वहाँ जो कुकर की सीटी बजने में 1-1.5 घंटा लगता था कि हवा की ठंडा है इतना, तो क्योंकि कुछ प्रोटेक्शन नहीं था। अभी तो सब अच्छा है, अभी गेस्ट हाउसेस मिल रहे हैं। भले एक रूम में 4-5 लोग को रखते हैं, ट्विन शेयरिंग कहीं भी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे है। जैसे जंगल से कुछ घर तो मिला, एक प्रोटेक्शन मिला, एक अपने पास। और लाइट भी नहीं थी, कम्युनिकेशन कुछ नहीं था। अभी सब कुछ है। छोटे छोटे अभी सिटी जैसे बन गए जहाँ नॉर्मल चीजें, फ्रूट, सब्जी सब मिल जाता है। पहले तो हम पूरा का पूरा नेपाल से कैरी करके जाते थे कि अगर हमारे पास उधर कुछ कम हुआ तो उधर कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन अभी सब कुछ मिलता है। जैसे थोड़ा बहुत तो इमरजेंसी का फ्रूट और खाने पीने की सामग्री सब मिलती है। अभी तो बहुत सारी फैसिलिटी बढ़ गई है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। अभी लोग भी हजारों में जाने लगे हैं। जब भी पहले 100 के अंदर जाने के लिए भी आदमी सोचते थे, तो अभी हजारों में यात्री जाते हैं। वो टाइम का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको बहुत यादगार हो? इतने यादगार एक्सपीरियंस तो है, एक इनको ही हुआ है। ऐसे भगवान के लिए मैं बोलती हूँ। जब भी हम लोग मानसरोवर पे एक टेंट में सोए थे, 94 की बात है। और जब भी मैं बोलती थी इनको कभी चलो ना हम मंदिर जाते इधर भी, तो बोलते नहीं मंदिरों में क्या है, भगवान अपने घर में ही है, इधर ही दर्शन करो। लेकिन जैसा ही मानसरोवर की भूमि पे आप पाँव रखते हैं ना, तो अब एक वाइब्रेशन सी अलग है, एक आस्था आ जाती है। जो मानसरोवर में स्नान करते हैं ना, तभी भी ऐसे अपने को लगता है पूरा क्या हो रहा है, अपने को कुछ तो अलग दुनिया में चले जाते, अनुभूति कुछ अलग ही है। तो तभी हम लोग टेंट में सोए थे, तो रात के 2:30 बजे इनको आवाज सुनाई दी, ऐसा ठक्कर जी कोई बुला रहा है। क्योंकि उधर के स्टाफ इनको ठक्कर जी बुलाते थे। तो ये बोला मुझे कोई बुला रहा है। मैं नहीं बोला उनको कोई आपको बुला रहा है, लेकिन इतना 2:30 बजा है, बाहर बहुत -डिग्री ठंडी थी। तो मैं बोली बाहर मत निकलो, बीमार हो जाएंगे। लेकिन बोला नहीं मुझे कोई बुला रहा है, कोई इमरजेंसी होगी, मैं चाहता हूँ। और ये जब बाहर निकले तभी जो सीन था ये बोलेंगे। I'm sorry, ऐसी चीजें कहनी तो नहीं चाहिए, आप कोई बिलीव भी नहीं करेंगे और मुमकिन ही नहीं है कोई बिलीव करे। बट मेरे साथ ये घटना हो गई। मैं टेंट से बाहर आया, आसपास सभी जगह पे देखा, सारे टेंटों पे टॉर्च मारी, सारे सीनियर सिटीजन मेरे साथ थे कि सब ठीक है ना, किसी ने मुझे आवाज़ दी क्या, बट कोई रिस्पॉन्ड नहीं हुआ। तो मैं वापस अपने टेंट में जाके सोने जा रहा था। लेकिन उस दौरान ही हम मानसरोवर पे किनारे पे थे, मेरी नज़र कैलाश की ओर गई। उस दिन शायद हमारे हिंदू हिसाब से 12 या त्रयोदशी, शायद त्रयोदशी थी। श्रावण महीना था, श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी थी। मैंने कैलाश की ओर देखा तो कैलाश पर्वत पूरा बादलों से घिरा हुआ था, बिल्कुल दर्शन नहीं थे। लेकिन अचानक से जिस तरह फिल्मों में होता है वैसे एक ब्लू रे, एक लेजर बीम जैसा कैलाश से निकला, जिसने कहो कि एक पूरा बीम मानसरोवर तक आया। मानसरोवर से कैलाश की एक सड़क ही जैसे बन गई
कुछ देर बाद कैलाश पर जो बादल थे उसका एक बड़ा बॉल बन गया और वो बॉल रोल होके मानसरोवर में आया। कुछ देर मानसरोवर में रहने के बाद वो बॉल वापस चला गया। और ताज्जुब की बात ऐसी है कि मैं खुद इस दृश्य में इतना खो गया कि मुझे ये तक याद नहीं रहा कि मैं कम से कम मेरी वाइफ को तो बोलूं कि बाहर आ देख, हाथ जोड़ूं, कुछ करिश्मा किसी है। को कुछ बोलने का, ऐसे मैं खुद ही ऐसे स्तब्ध रह गया कि ये क्या हुआ है। और पता नहीं, जस्ट एंजॉय, क्योंकि मैं नास्तिक था। मैं नास्तिक था, पूरी तरह से नास्तिक था, इतना बड़ा आस्तिक भी नहीं था, कोई आस्था भी नहीं थी ऐसे। लेकिन वो दर्शन हुए, इस तरह से दर्शन हुए। लौट के आके मेरी वाइफ को कहा तो उसने यही कहा कि आपने तो हाथ भी नहीं जोड़े होगे। एंड इवन मुझे भी थोड़ा सा ऐसे फील होने लगा कि क्या किया मैंने, कम से कम हाथ तो जोड़ने चाहिए थे, मैंने नहीं किया। लेकिन वो किस्सा वहां पर खत्म हो जाता तो शायद मैं ऐसे ही कहता कि हाँ, इट मे बी सम रिफ्लेक्शन ऑफ मून। लेकिन वो किस्सा वहां पर खत्म नहीं हुआ। उस किस्से के बारे में मैं वापस घर लौटकर आया इंडिया, तब मैं जो पछतावा हुआ है मुझे, वो आज तक है। मैं इंडिया आ चुका, घर में डोरबेल बजाई, करीबन 15-20 दिन के बाद हम घर लौटते हैं तो थके हुए तो रहते ही हैं। तो माँ ने दरवाजा खोल के दरवाजे पे ही रुककर मुझे पूछने लगी, इस दिन रात को इतने बजे तू कहाँ था, क्या कर रहा था? 12 बजे बोल रही थी। 12 वो टाइमिंग जो इंडिया की टाइमिंग रात के 12 बजे और तिब्बत की टाइमिंग रात के 2:30 बजे, जो 2 घंटा 30 मिनट का डिफरेंट है। माँ ने वही सवाल किया। माँ के बाद मेरी भतीजी ने भी आके वही सवाल किया, और फिर आखिर में मेरे पापा ने भी वही सवाल किया कि इस दिन रात को इतने बजे तुम क्या कर रहे थे, कहाँ पर थे? तब मैंने जब बताया कि आप लोग क्यों पूछ रहे हैं ये, तो उन्होंने कहा तू जहाँ सो रहा था, तेरा बेडरूम लॉक था, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं थे, और जहाँ पर जिस गद्दी पे तू सो रहा है, तेरे पिल्लों के पास से धुआं निकल रहे थे। हमको पूरे कमरे में धुआं हो गया, तो हमें लगा कुछ आग लगी है। कमरा खोलकर देखा, धूप की खुशबू, तो अंदर होम हवन और धूप जैसी खुशबू आ रही थी, और कहीं आग नहीं थी, लेकिन धुआं तुम्हारे पिल्लों के पास से निकल रहे थे। जो कि बहुत बड़ा पछतावा हुआ उस तभी कि जब ये जाना कि मैंने कुछ तो मिस किया है उस दिन, कि उसी समय मेरे घर में ये घटना किस तरह हुई। तभी से थोड़े समझो ना, आस्तिक ही हो गए उस दिन से। और दूसरी बार भी एक बार हमको हुआ था, एक इंदौर के ओमकारेश्वर के एक संत आए थे, उन्होंने भी रात को बोला कि हम लोग रात भर हवन करने वाले, आप बैठोगे क्या? हम दोनों को बुलाया कि आप दोनों, हम लोग मिलने वाले नहीं थे क्योंकि मैं हेलीकॉप्टर का ग्रुप लेके गई थी और वो बाय रोड का ग्रुप लेके गए थे, लेकिन कोइंसिडेंस मेरा ग्रुप 2 दिन लेट हुआ, तो हम लोग मानसरोवर पे एक ही गेस्ट हाउस में मिल गए। ये तो हम दोनों अलग अलग जाते तो मिलते नहीं है। तो मैंने ऐसे ही पूछा मस्ती में, ओहो आप ऐसे इधर कैसे मिल गए, आप मुलुन वाले ही है ना? मैंने ऐसे मस्ती की। तो एक जन वो संत ने बोला, आप तो बिल्कुल लक्ष्मी नारायण की जोड़ी लगते हैं, आज मैं रात भर हवन करने वाले हूँ, आप आएंगे क्या? तो ये बोला मैं थक गया हूँ, मैं तो सो रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं बोली मैं जाऊँगी। मैं गई थी, मेरे साथ ये भी चली थी स्मिता जयकर, जो हमारे ग्रुप में आई थी मेरे साथ। तो वो बोली मैं भी चलूंगी तेरे साथ। मैं बोली ठीक है। फिर हम दोनों गए थे वो हवन में,
लेकिन वो संत ने जो भी हवन किया उस दिन, तो हम लोगों को बोला था कि आप इंदौर आना, ओंकारेश्वर आना, मैं आपको साक्षात हनुमान जी का दर्शन कराऊंगा। हम लोग उधर तो नहीं पहुंचे, लेकिन मानसरोवर पे उन्होंने धूप करते थे, हवन करते थे, बिल्कुल स्टार ऊपर मिल गए, पूरी एक प्रतिमा बन गई थी हनुमान जी की जैसे, और रियल थी, मैंने मेरी आंखों से देखी है वो। एक बहुत लोग को लगता है कि कभी कभी हम लोग जो बोल रहे हैं सब हमारी ट्रिप बेचने के लिए बोल रहे हैं, कभी कभी हम इसमें प्रोफेशनली के लिए कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि ये हुआ था। हम तो सिर्फ हमारा नहीं बोलते, मैं तो नाम लेके बोलती हूँ कि स्मिता जयकर भी उस दिन मेरे साथ थी, आप उसको भी पूछ सकते हो। तभी उसने बोला कल परिक्रमा के लिए सब जाने वाले हैं, सबके लिए घोड़ा बुक किया है, ये किया है, अभी मेरी परिक्रमा इधर ही होगी, मैं तो कल परिक्रमा में नहीं जाने वाली हूँ। उसने इधर तक बात की थी और हम लोग मानसरोवर पे थे। तो बहुत सारे ऐसे हुए हैं जो हमको साक्षात अनुभूति बोलते हैं ना, कि जिस भूमि पे गए हैं वहाँ साक्षात अनुभूति हुई है, और मन में आस्था, श्रद्धा, शुद्ध मन लेके जाएंगे ना तो कैलाश तो है ही। भगवान मेन ओरिजिनल शिवलिंग जो है वो कैलाश ही है। आज तक कैलाश पर किसी में भी पाँव नहीं रख के नहीं चढ़ सका है ऊपर तक, जैसे एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, लेकिन कैलाश पर आज तक कोई चढ़ नहीं सका है। एक मिलारेपा ने चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी कोशिश में बहुत नाकामयाब रहा। नहीं, उसका मिलारेपा तिब्बतन संस्कृति के जो हम कहे कि तांत्रिक थे, तो ऐसा तांत्रिक वो पैदल नहीं चढ़ पाए कैलाश, तो उन्होंने हवा से अद्धर होके उठकर कैलाश पर चढ़े, उसके शिखर तक गए थे। ये बिलीफ है तिब्बतनों में, और हो सकता है ये मुमकिन हुआ भी हो। कुछ मैंने इंटरनेट पे कुछ देखे हैं कि इट्स अ मैन मेड पिरामिड। तो मैं खुद भी इस चीज पे देख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, कुछ ऐसे प्रूफ नहीं मिले अभी तक। ऐसा कोई फोटोग्राफ नहीं मिला है कि कैलाश इज अ मैन मेड पिरामिड, नाइदर अ मैन मेड और ह्यूमन मेड, इट्स अ नेचुरल। हाँ, जो भी मूर्ति आकार दिख रहे हैं, अगर हम उस मूर्ति आकार को देखकर कहेंगे कि ये क्रिएटेड केव्स या है, तो ये गलत होगा, क्योंकि वहाँ की हवा की रुख जिस तरह की है, विच वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि चलो यहाँ दूसरी किसी भी जगह पर हम ऐसे कह सकते हैं कि उत्तरायण को उत्तरीय पवन ही चलेगा, या इस दिन इस तरफ की हवा चलेगी। वो वहां पर इवन जहाँ कॉम्पास काम नहीं कर रहा, हमारा कॉम्पास हम रखते हैं तो वो डायरेक्शन नहीं दे सकता आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, क्योंकि वहाँ की मैग्नेटिक पावर इज डिफरेंट। सो मैग्नेटिक फोर्स जो भी है वो डिफरेंट है। हम मैथोलॉजिकली देखें या साइंटिफिकली देखें, जो भी चीज है ये अलौकिक है। कैलाश पर्वत एक अलौकिक जगह है, और उस पर वर्णन करना मेरे लिए इतना ज्यादा डिटेल जाना तो मुमकिन नहीं है, और मैं नहीं मानता कि और किसी ने भी इस पर ये रहस्य के गर्भ तक कोई पहुंच सका है। और उसके आजू बाजू भी बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कैलाश पर्वत के आजू बाजू जो छोटी छोटी है। वो वहाँ से जर्मन से भी बहुत लोग, डॉक्टर लोग आते हैं कि बोलते हैं ना संजीवनी लेने, रामायण में लिखा है कि संजीवनी हनुमान जी के लिए, हनुमान जी गए थे लक्ष्मण जी के लेने के लिए। तभी से ये लोग ने भी
जर्मन वाले डॉक्टर भी आने लगे उधर। ये लोग भी लेट आते हैं नवंबर में इसमें, क्योंकि वो लोग को ठंडी कर सकते हैं, हम लोग इंडियन नहीं कर सकते ठंडी इतना सा। तो ये लोग सिर्फ सर्च के लिए आते हैं, संशोधन करने के लिए कि सच्ची में ये है कि नहीं है, क्या है। लेकिन ये लोग भी अभी तक इतने सफल नहीं हो पाए हैं। आने वाला समय अभी जो है कोरोना में, और टूरिज्म को बहुत बड़ा फटका बोले लॉस हुआ है या अरेंजमेंट्स, तो आप कहाँ देख रहे हो? मतलब तो क्वेश्चन टूरिज्म और कैलाश मानसरोवर की यात्रा, उस दोनों को मैं एक अलग हिस्से में देख रहा हूँ। कैलाश मानसरोवर की यात्रा, चाहे आप एडवेंचर टूर के हिसाब से जाइए, लेकिन मैं श्योर हूँ कि आप जब लौटेंगे तो दिल में एक आस्था लेकर ही लौटेंगे। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए मैं कह सकता हूँ कि कोरोना काल में जो हुआ, इस वक्त जो 2020 में हम लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं कर सके, 2021 में भी ये संभव नहीं है। और जहाँ तक कि मेरे चाइनीज कॉन्टेक्ट्स है, उनके हिसाब से 2022 भी कोई संभावना नहीं है। इसके ऊपर चाइना ने एक नया जो रूल दिया है, those who have Chinese vaccine, they only can enter China। अगर ये प्रिंसिपल कंटिन्यू रहा तो हम इंडियंस को कैलाश मानसरोवर जाना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चाइनीज वैक्सीन भी 2 डोज में दी जाती है। अगर हम इतना सोचकर भी जाए चलो ऑन अराइवल हम वैक्सीन ले लेंगे चाइनीज वैक्सीन, और वो एग्री करके जाए, तो भी बॉर्डर पे हमको 1 डोज दिया जाए और 21 दिन बिठाया जाए, फिर दूसरा डोज दिया जाए, तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। और इंडिया ने अभी तक तो चाइनीज वैक्सीन को इंपोर्ट करना सोचा नहीं है। अगर भविष्य में चाइनीज वैक्सीन आ जाए और अगर हम वो ले, तो हम कैलाश की यात्रा करना मुमकिन समझ सकते हैं। लेकिन एक आशा की किरण मैं आपको दे सकता हूं, जो कि 2021 में भी मुमकिन होगी। नेपाल के भूकंप के वक्त 2015-16 में हमने कुछ नए रास्ते खोजने के लिए कोशिश की, क्योंकि कैलाश की यात्रा करने के बाद मुझे एक नशा ही हो गया है। मैं कहता हूं कैलाश की यात्रा में एक सोमरस है। उसका पहला घूंट कड़वा लगता है, लेकिन उसके बाद उसकी लत लग जाती है। मुझे वो लत लग गई थी। नेपाल चाइना ब्रिज कोदारी बॉर्डर पे टूट गया। नेपाल से कोदारी बॉर्डर से जो पहला रास्ता बाय रोड इन्होंने सर्च किया और गए बाय रोड का। फिर उसके बाद जो हिल्सा शेर बॉर्डर वाला जो रास्ता है हेलीकॉप्टर का, वो भी इन्होंने ही ढूंढा है। कोई नेपाली नहीं आया है, फर्स्ट ट्राई करने के लिए भी नहीं गए थे। तो हिल्सा वाला जो रूट है हेलीकॉप्टर वाला, उनका भी संशोधन इन्होंने ही किया। अभी तीसरे रूट का उन्होंने ढूंढा है कि चलो हम चाइना आपको एंटर नहीं होने देता है, तो उसका ऑप्शन क्या है वो अभी बताएंगे। तो जो बाय रोड मोटरेबल रोड से जो रास्ता था कोदारी रूट का, जिसमें हम नेपाल चाइना एक ब्रिज क्रॉस किया करते थे, फ्रेंडशिप ब्रिज, जो कि नेपाल की कोदारी साइड और तिब्बत की जांगमू को ज्वाइन करता था। वो ब्रिज पूरी तरह से डैमेज हो चुका था भूकंप में, और वो ब्रिज के कारण 2 साल तक वो यात्रा मुमकिन ही नहीं हुई।
और मेरी लत कैलाश के दर्शन की, उस लत को लेके कुछ नए रास्ते ढूंढने की कोशिश हम कर रहे थे। तभी सिमिकोट से लीमी लापचे इलाका है, जिस पहाड़ से कैलाश के दर्शन बहुत ही अच्छी तरह हो सकते थे। कैलाश के दर्शन और साथ में मानसरोवर। और लीमी लापचे की हाइट जो है वो हाइट मानसरोवर के सरफेस जितनी है, और वहां से मानसरोवर के बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं है। तो नेपाल में ही रहकर हम कैलाश मानसरोवर दोनों जगह के दर्शन कर सकते हैं। मानसरोवर में डुबकी नहीं मार सकते, दूर दर्शन कर सकते और न ही कैलाश की परिक्रमा कर सकते हैं। लेकिन अगर श्रद्धा से आप दर्शन करना चाहें तो लीमी लापचे से ये 2021 में भी मुमकिन होगा। ये जो आप बता रहे हो ये कितना किलोमीटर का डिस्टेंस होगा जहाँ से दर्शन कर सकते हैं? जहाँ पर हम खड़े रहेंगे वहां से मानसरोवर करीबन 50 किलोमीटर दूरी पे है। और ये नेपाल से कितना लंबा है? नेपाल से कितना लंबा है लीमी लापचे? नेपाल से जिस तरह हम हेलीकॉप्टर रूट यूज करते हैं, सिमिकोट जाकर सिमिकोट से हिल्सा जाते हैं, उसी तरह यहाँ पर हम सिमिकोट जाएंगे और सिमिकोट से लीमी लापचे जाएंगे हिल्सा की जगह। जबकि हिल्सा से हमको कैलाश मानसरोवर नहीं दिखता है, वहां से हम मोटरेबल रूट से 1 घंटे में मानसरोवर पहुंच जाते हैं। जबकि लापचे से हमको स्ट्रेट व्यू भी मिल रहा है कैलाश मानसरोवर का। तो फूल नहीं तो फूल नहीं पाकड़ी हमारे गुजराती में कहते हैं। अगर दर्शन करना है, किसी की कोई मन्नत ऐसी बाकी रह गई है जिसको कैलाश की परिक्रमा करनी ही नहीं है, मन्नत बाकी रह गई है, तो वो ऐसे दर्शन कर सकते हैं दूर से। इसमें खर्च भी कम लगता है क्योंकि चाइना का वीजा नहीं है, तो नेपाल से ही है डायरेक्ट, तो खर्च भी कम लगता है। वैसे देखा जाए तो 2018 और 2019 में चाइनीज गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज जो आई, और उन पॉलिसीज के कारण हम लोग मानसरोवर तो जाते थे, बट मानसरोवर में डुबकी मारना मना था। कैलाश की परिक्रमा 60+ के लिए मना थी, और यात्री ज्यादातर तो सीनियर सिटीजन ही होते थे। तो 60+ के लिए अगर आप कैलाश की परिक्रमा करने भी नहीं दे रहे हैं, मानसरोवर में डुबकी डालने के लिए नहीं दे रहे हैं, तो वो चीज़ तो हम लीमी लापचे से भी कर सकते हैं कि वहाँ से दर्शन कीजिए। वहीं लीमी लापचे में अगर आप छोटा मोटा हवन या पूजा कुछ करना चाहते हैं वो भी मुमकिन है। अगर आप कहेंगे कि वहाँ पर बैठ के कैलाश की सामने ही है हम, अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन करना है, भागवत सप्ताह करनी है, रामायण पाठ करना है, वो भी मुमकिन है। अभी तक इंडो नेपाल ने लीमी लापचे से कितने लोगों को दर्शन कराया? लीमी लापचे से अभी तक मैंने मेरी सर्वे जो की थी वो, और इस साल दर्शन के लिए मैं खुद ही गया हूँ। लेकिन मुमकिन है तो कोई जाना चाहे तो ये सितंबर में हो जाएगा। तो ये जो दर्शन के लिए आपने कभी कोई गवर्नमेंट से अप्रोच किया है, या नेपाल के या मुंबई इंडिया के? इसके लिए आपको कोई वीसा नहीं चाहिएगा। नेपाल के एंट्री के लिए इंडियंस को कोई वीसा नहीं चाहिए, और ये टोटल नेपाल के इलाके में ही है। हाँ, जो वहाँ के लापचे इलाके में हम ट्रैक पे जा रहे हैं वैसी एक परमिट चाहिए, जो कि हर माउंटेन्स के लिए नेपाल में कंपलसरी है। किसी भी माउंटेन पे आप जाते हैं वो लोकल गवर्नमेंट से परमिट चाहिए, जो आसानी से मिल जाती है। ट्रैकिंग परमिट। वहाँ का क्लाइमेट कितना और कैसा है? मतलब
वहाँ का क्लाइमेट देखा जाए तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा से बेटर है, और सिमीकोट से हेलीकॉप्टर से सिर्फ 20 मिनट में एक्सेसिबल है। तो अगर कोई रिस्क फैक्टर हो भी तो इमरजेंसी रेस्क्यू बहुत ही कम टाइम में आ सकता है।